हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके मार्गदर्शन चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसित हो रहे होंगे। हमने पिछली कड़ी में बातें की कि घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत कहाँ करें और कैसे करें। इस बारे में चर्चा करते हुए हम आज आगे की कड़ी लेकर के आए हैं आप सभी के समक्ष, जिसमें ये बात करेंगे कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के क्या क्या अधिकार होते हैं। क्योंकि जैसे ही एक महिला पीड़ित हो जाती है, घरेलू हिंसा के शिकार होती है, उसको तुरंत ये लगता है कि अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मैं क्या करूं। एक बहू ये सोचती है कि मैं जिस घर में शादी होकर के आई वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। एक बेटी का ये सोचना कि मैं जिस घर में जन्म ली उसी घर में मेरा स्थान नहीं रहा। और एक माँ का ये सोचना कि जिस घर को बनाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज उसी घर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। इन सभी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या अधिकार हैं। अधिकारों की व्याख्या धारा 17 से लेकर के 23 तक के अंतर्गत की गई है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं धारा 17 के बारे में। धारा 17 में निवास करने के अधिकार के बारे में बात की गई है। साझी गृहस्थी में निवास करने के अधिकार के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे साझी गृहस्थी का क्या मतलब हुआ। साझी गृहस्थी का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ निवास कर रही थी पूर्व में, अपने पार्टनर के साथ जहाँ थी या अपने बच्चों के साथ जहाँ थी, जहाँ पे पहले से आप रहती आ रही हैं लगातार, उसी स्थान पे निवास करने का अधिकार अभी भी बरकरार है। भले ही आपने शिकायत कर दी है तो क्या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने शिकायत कर दी है। आपको उस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। ये आपका अधिकार है कि आप उस स्थान पे रहिए। अगर निकालने की प्रक्रिया होगी भी तो वो न्यायालय के माध्यम से होगी, विहित रीति से होगी, और वहाँ पे आपके लिए व्यवस्था की जाएगी एक दूसरे मकान के लिए जो उसी स्टैंडर्ड का होगा, उसी जीवन यापन के स्तर का होगा जिस स्तर में आप जीवन यापन कर रही थी। और वो खर्चा वहन उधर की पार्टी की तरफ से किया जाएगा जिसने आपको पीड़ित किया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं धारा 18 के बारे में। धारा 18 में संरक्षण के आदेश दिए गए हैं। संरक्षण के आदेश का तात्पर्य ये हुआ कि एक जो पीड़िता है उसे सर्वप्रथम इस बात की आवश्यकता है कि वो जहाँ पीड़ित हो रही है उन चीज़ों को रोका जाए, उन चीज़ों से उस महिला का बचाव किया जाए। तो ऐसे कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं जिसे करने से रोका जा रहा है, वो विषय हैं धारा 18 के अंतर्गत बताए गए हैं। सबसे पहले उसके अंतर्गत आता है घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करने से रोकना। यहाँ पे सबसे पहले घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य करने से आपको रोका जाएगा। फिर दूसरा विषय आता है कि अगर कोई ऐसा है जो घरेलू हिंसा के कार्यों को कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरण करता है। आप कर रहे थे जब तक घरेलू हिंसा, तो आपको रोक दिया गया। अब कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपके स्थान पर उस पीड़िता को पीड़ित कर रही है, तो उसे भी ऐसा करने से रोका जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। व्यथित व्यक्ति के नियोजन का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि जिस स्थान पे वो महिला, वो बेटी, वो माँ कार्य करती थी या वहाँ पे वो बार बार जाती थी, उन सब स्थानों पे जाकर के आप किसी भी प्रकार से उसके साथ घरेलू हिंसा नहीं कर सकते। ना ही उसको किसी प्रकार से गाली गलौज दे सकते हैं। जितने भी घरेलू हिंसा के प्रकार बताए गए उसमें से किसी भी प्रकार का आप वहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते। घरेलू हिंसा पूर्णतः आपको यहाँ पे रोकती है कि नहीं, अब आपको यहाँ घरेलू हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी बात इसी चीज़ में एक बहुत महत्वपूर्ण है, बालक के संदर्भ में। बालक यानी कि बेटा या बेटी जो भी है, हाँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बेटा छोटा है या बच्चा छोटा है आपका, आप उससे घर में उसे नहीं टॉर्चर कर पा रहे हैं, उसके साथ घर में घरेलू हिंसा नहीं कर रहे हैं, तो आप स्कूल पहुँच गए, आप उसके ट्यूशन सेंटर पहुँच गए, वहाँ जा कर के उसको आप घरेलू हिंसा के बारे में मतलब जो भी चीज़ें हैं जो आप करते आ रहे थे लगातार उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, मेंटली उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते आप। इन सब चीज़ों से पीड़िता को संरक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जो व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है, कोर्ट ने उसे रोका कि नहीं भाई आपको पीड़ित नहीं करना है, आप पीड़िता को छोड़ दीजिए, उसे जैसे वो स्वस्थ जीवन जी सकती है उस तरीके से उसको जीवन जीने दीजिए। उसके न्याय प्राप्ति के लिए प्रयासरत निरंतर हो रहे हैं लोग। अब यहाँ पे भाई आपने घर में कुछ नहीं किया,
पता चला अब आप उसको फ़ोन ही लगातार कर रहे हैं, फ़ोन लगातार किए जा रहे हैं, जिससे वो मेंटली इरिटेट हो रही है, उसे मानसिक रूप से क्षुब्ध कर रहे हैं। कुछ नहीं है तो घर के बाहर निकलने के बाद ही आप उसे चिल्ला चिल्ला करके, ठीक है उसके ठीक सामने आके आप नहीं कह रहे हैं, पीठ पीछे ही कह रहे हैं, मगर चिल्ला चिल्ला के कहना, फ़ोन करना, व्हाट्सएप पे बिना मतलब के मैसेज करना, मतलब किसी भी प्रकार से आप उसे परेशान कर रहे हैं। किसी भी साधन से, संचार के साधन से आप उस तक अपनी घरेलू हिंसा करने की जो प्रवृत्ति है उसको पहुंचा रहे हैं, उससे उस महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये भी नहीं कर सकते आप। फिर उसके बाद आगे बात आती है कि आपने जब तक घरेलू हिंसा नहीं की थी, यानी कि घरेलू हिंसा से पूर्व जब आपके संबंध अच्छे थे, उस दौरान आपके कुछ जॉइंट अकाउंट्स रहे होंगे, आप लोग का कुछ लॉकर ऐसा रहा होगा जो लोग आप दोनों लोग संचालित करते थे साथ में। अगर मान लीजिए ऑन पेपर नहीं भी नाम था तो कम से कम आप उसका उपभोग तो करती ही थी स्वतंत्रतापूर्वक, आपको कोई नहीं रोकता था। अब जब आपने शिकायत कर दी है तो तुरंत ऐसा नहीं है कि हस्बैंड आपका हर जगह से नाम हटा देंगे और सारी चीज़ों को आपके पास से ख़त्म कर देंगे, नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि फाइनल निर्णय नहीं आ जाता। आगे की प्रक्रिया में फिर जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसके लिए कोर्ट ऑर्डर करेगी, परंतु बिना ऑर्डर के आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आप इस तरीके का कुछ करते हैं तो महिला आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालेगी, जिस पे सुनवाई होगी और फिर आपको कोर्ट के निर्णय का पालन करना पड़ेगा और इस जो धारा के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, इसकी अवज्ञा का भी परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। फिर आइए हम आगे बात करते हैं कि माना आप उस महिला को परेशान नहीं कर रहे हैं जो व्यथित थी, जो पीड़िता थी। अब आपने क्या किया कि इस महिला की जो मदद कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसका कोई मित्र ही है, कोई नातेदार हैं, कोई उसके रिश्तेदार हैं जो उसकी निरंतर सहायता कर रहे हैं जीवन को और अच्छा बनाने में, या उसके कष्ट में उसका भाई साथ दे रहे हैं कि नहीं भाई तुम इतना परेशान मत हो, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही कि क्यों उसका कोई साथ दे रहा है, तो आप उन लोगों को परेशान करने के लिए पहुंच गए। उन लोगों को आपने धमकाने की कोशिश की कि नहीं, जो है वो हमारे घर का व्यक्तिगत मामला है, आप बिल्कुल भी यहाँ इंटरफेयर नहीं करिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पीड़िता की जो भी कोई मदद कर रहा है आप उसको भी धमका नहीं सकते, उसे भी परेशान नहीं कर सकते, ना ही उसके साथ किसी प्रकार की हिंसात्मक घटना को कारित कर सकते हैं। फिर एक दूसरा टॉपिक आता है हमारे सामने, अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, मान लीजिए अभी जितने पॉइंट्स बताए गए, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिससे संरक्षण का जो कार्य है वो बाधित हो रहा है, तो आप उन कार्यों को भी नहीं करेंगे जिससे वो संरक्षण का कार्य बाधित हो। इस प्रकार से आपको ये समझना होगा कि किसी भी प्रकार से महिला को प्रताड़ित आप नहीं करेंगे, और अगर आप प्रताड़ित करते हैं तो उसके पास ये अधिकार हैं। इन अधिकारों से वो अपने आप को पूर्व के तरह धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कि उसने शिकायत कर दी तो अब आप उसको एकदम बायकॉट कर दीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का प्राथमिक जो कार्य है वो कार्य है कि आपके परिवार को बचाना। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि इसके अंतर्गत इस अधिनियम का जो नाम है वो नाम ही है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना, बचाना, उनके परिवार को बचाना यहाँ पे मूल उद्देश्य है। किसी को सज़ा देना नहीं है। पुरुषों को भी या जो भी व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है उसको यहाँ सज़ा देने का प्रावधान की बात नहीं की गई है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जैसे ही मारेंगे हम उठा करके आपको तुरंत जेल में बंद कर देंगे। यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि जो पीड़ित है उसे सबसे पहले संरक्षण मिले, उसके साथ आप ऐसी चीज़ें नहीं कर पाएँ। अगर आपने ऐसी चीज़ें की हैं तो वो क्रिमिनल प्रोसेसिंग का मैटर है कि भाई अगर आप इस तरीके का कुछ मारपीट कर रहे हैं, 498 के तहत चीज़ें सिद्ध होती हैं तो वहाँ 3 साल की आपको सज़ा होगी। अगर आप गलत कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। परंतु इस कानून के तहत प्रयास किया जाता है कि एक महिला को संरक्षण मिले, उसको घरेलू हिंसा से वो बच सके और एक बेहतर भविष्य के लिए अपने आप को सामान्य कर सके। इन सब कोशिशों के द्वारा
घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अभी कुछ और अधिकार बचे हुए हैं, जिससे मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी और प्रयास करूंगी कि इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सूचना ऐसी लगती है कि इससे आपको किसी को लाभ पहुंच सकता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जब भी आप मुझे कमेंट करते हैं, बातों को बताते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी या मुझे आगे इस बारे में जानना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो कार्य कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ % ही सही परंतु सार्थक अवश्य हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए और दूसरों तक इतना पहुंचाइए कि उन्हें भी ये लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। आपकी दोस्त निशा मिश्रा, आपका चैनल मार्गदर्शन।